हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि रिवर सिस्टम का पार्ट 1 हमने अपलोड किया था, जिसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात की थी, यानी कि सिंधु नदी प्रणाली के बारे में बात की थी। और एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सब को हमने वहां इंफॉर्मेशन के जरिए कवर किया था। आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को समझते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में गंगा रिवर सिस्टम को समझें, तो फिर हम इन दोनों को आपस में मिला पाए। तो देखिए, अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, तो सबसे पहले हम इसके ओरिजिन की बात करें, उद्गम की बात करें, तो ये नदी कहां से निकलती है? ये नदी निकलती है कोंगशू शो लेक है, कोंगशू शो लेक। ठीक है, ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर कहां है? कैलाश मानसरोवर के पास में, और ये पड़ता है आपका तिब्बत में। जब मैंने इंडस रिवर सिस्टम आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कैलाश मानसरोवर वाला एरिया है, ये क्या करता है कि अपने पानी को, यहाँ पे जितने भी लेक हैं उनके पानियों को, ये कुछ नदियों को क्या करता है? उधर की तरफ भेज देता है, कुछ नदियों को क्या करता है? उधर की तरफ भेज देता है, कुछ नदियों को क्या करता है? इधर की तरफ भेज देता है। यानी कि ये पानी को क्या करता है? डिवाइड कर देता है। अगर आपसे ब्रह्मपुत्र नदी के ओरिजिन के बारे में पूछे, तो आप याद रखिएगा कोंगशू सो लेक है, और पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। एक्चुअली अभी इसके ग्लेशियर को लेके भी बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, लेकिन ये उन सब ग्लेशियर में से सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो सबसे ज्यादा पानी ब्रह्मपुत्र नदी को देता है, यानी कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश मानसरोवर के जस्ट पास में ही है, उसी एरिया में है, और ये पड़ता है आपका तिब्बत में। अगर हम इस नदी के बारे में बात करें, तो ये नदी कहां से पास होती है? ये नदी बहुत गहरी घाटियों से पार होती है, जिसको हम डीप गॉर्जेस बोलते हैं। गहरी घाटियों से पार होती है, और आपको पता होगा कि ये नदी जैसे ही नमचा बरवा पहाड़ी के पास पहुंचती है, नमचा बरवा पहाड़ी कहाँ है? तो जैसे ही आप ये लोकेशन देख रहे होंगे, जैसे ही यहाँ नमचा बरवा की ये पहाड़ियां हैं, नमचा बरवा पहाड़ी के पास पहुंचती है, तो इस पहाड़ी को ये नदी पार नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये नदी क्या करती है भाई? पहाड़ियों की वजह से, जो कि ये नदी पहाड़ियों के बीच से यू टर्न लेकर के और ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है। और अगर मैं आपको इस नदी के बारे में बताऊं, तो ये आप देख रहे होंगे, नदी जब चाइना की तरफ से आती है, यानी कि तिब्बत वाले एरिया से आती है, और यू टर्न लेकर के ये नदी कहां चली जाती है? ये नदी इंडिया की तरफ चली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये बहुत गहरी घाटियां बनाती है, यानी कि डीप गॉर्जेस बनाते हैं। जब ये नदी तिब्बत में रहती है और तिब्बत से ये अरुणाचल प्रदेश आती है, तो इसकी हाइट करीब करीब, मैं आपको बता दूं कि नमचा बरवा पहाड़ को जैसे ही पार करती है और अरुणाचल प्रदेश पहुंचते पहुंचते इसकी हाइट करीब करीब 2000 मीटर तक नीचे गिर जाती है। मतलब नदी पहाड़ से 2000 मीटर, 2 किलोमीटर तक ये नदी नीचे उतर जाती है। और चाइना एक डैम प्लान कर रहा होगा, आपने अभी न्यूज में भी सुना होगा, वो यहीं पे डैम प्लान कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक प्राकृतिक रूप से एक डैम बना हुआ है कि 2000 मीटर। आप खुद सोचिए कि नदी खुद से नीचे की तरफ उतर रही है, और यहाँ हम लोग डैम बनाते हैं तो कितना, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर की हाइट पे वो नदी ऑटोमेटिक एक डैम तरीके का वहां सब कुछ बना हुआ है, बस आपको एक स्ट्रक्चर डालना है। इसीलिए चाइना ने वहां पे अभी अपने 5 ईयर प्लान में एक डैम को प्लान किया है। अगर हम इस नदी के और नामों के बारे में बात करें, तो देखिए इस नदी को हम क्या बोलते हैं? जब ये नदी तिब्बत में होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने मार्क करके रखा है, तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। और चाइना में इसी नदी को हम यरलुंग जांगबो के नाम से भी बुलाते हैं, और यरलुंग सांगपो के नाम से भी बुलाते हैं। दोनों नाम से बुलाया जाता है। और पेपर में एक बार पूछा गया सवाल भी है कि चाइना में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है, जिसमें यरलुंग जांगबो आपका ऑप्शन था। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे ही ये नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, यू टर्न लेने के बाद, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद, जिसको मैंने डार्क रेड से यहाँ डिनोट किया है, अरुणाचल प्रदेश में इसको हम दिहांग दिहांग नाम से बुलाते हैं और सियांग नाम से बुलाते हैं। दिहांग या सिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को बुलाया जाता है। जैसे ही नदी अरुणाचल प्रदेश पार करके असम में जाती है, तो इस नदी को पहली बार हम बुलाते हैं क्या? ब्रह्मपुत्र नाम से। ब्रह्मपुत्र का मतलब होता है कि ब्रह्मा का पुत्र। इस नदी का जो मतलब था, ब्रह्मपुत्र नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि ये नदी जो है ब्रह्मा की पुत्र है। उसके बाद जैसे ही नदी बांग्लादेश में जाती है, जैसे ही नदी ये बांग्लादेश में एंटर करती है, इसका नाम जमुना पड़ जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि जमुना नाम कहां से पड़ता है। अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें, सहायक नदियों के बारे में बात करें, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, जैसे कि मानस नदी है, तीस्ता, लोहित, दिहांग, दिबांग, सुबनसरी, जिया भरली या जिब्राली भी बोलते हैं इसे, और धनश्री।
ये जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं, बट हमें कुछ सहायक नदियों के बारे में डिटेल में भी जाना पड़ेगा क्योंकि उसके बारे में पेपर में आपको सवाल देखने को मिलते हैं। अगर मैं मैप में आपको ट्रिब्यूटरीज इसके दिखाऊं तो ये देखिए, आपको मैंने नदी का पोजीशन बना रखा है कि नदी जो है इस डायरेक्शन में बह रही है, यानी कि नीचे की तरफ बह रही है। ये नदी इधर से उतर के नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि इसके जो इधर वाला पोर्शन होगा वो राइट हैंड है, दाहिने हाथ का है, और इसके जो इधर वाला पोजीशन है ये है उसका लेफ्ट हैंड, यानी कि बाएं हाथ की सहायक नदियां, बाएं हाथ की सहायक नदी। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैंने जो ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है वो दाहिने हाथ से वो नदियां आती है, दाहिने ओर से वो नदियां आती हैं और अपने पानी को ब्रह्मपुत्र में मिलाती हैं, और जो रेड कलर से मार्क है वो बाएं तरफ से जाती हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड से जाती हैं और अपने पानी को ब्रह्मपुत्र में मिलाती हैं। जैसे कि तीस्ता नदी, संकोशी नदी, मानस भी है, सुबंसरी भी है। अगर हम लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज यानी कि बाएं हाथ की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो कोपिली है, धनसिरी है, दिखऊ है, बूढ़ी दिहांग है, उसके बाद आपकी लोहित है और यहाँ पे दिबांग है। अब हम थोड़ा सा एक दो नदियों के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि तीस्ता नदी के बारे में आपने सुना होगा। तीस्ता नदी एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। अगर हम बात करें कि तीस्ता नदी का ओरिजिन कहाँ है, तो तीस्ता नदी जो निकलती है वो निकलती है तीस्ता खांगशे ग्लेशियर से। तीस्ता खांगशे ग्लेशियर का नाम है, और ये ग्लेशियर जेमू ग्लेशियर के पास में, अगर हम बात करें जो कंचनजंगा की पहाड़ियां हैं उसकी जो तलहटी है, यानी कि उसका जो फुट हिल से नीचे वाला पोर्शन है, यहां से वो नदी निकलती है। और वो नदी कहां से निकलती है, सिक्किम वाले एरिया से निकलती है, और वहां से वो वेस्ट बंगाल में जा करके बांग्लादेश में जा करके अपने पानी को ये ब्रह्मपुत्र नदी में गिरा देती है। अगर हम इसकी बात करें, बांग्लादेश में जो एक जगह है फुलचोरी नाम का जगह है, फुलचोरी में जाकर के ये अपने पानी को ब्रह्मपुत्र नदी में मिला देती है, और जैसे ही फुलचोरी में ये अपने पानी को ब्रह्मपुत्र में मिलाएगी, ब्रह्मपुत्र का नाम बदल के वहां से हो जाता है जमुना। तो याद रखिएगा, जब तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है बांग्लादेश में तो उस नदी का नाम क्या होता है, जमुना हो जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जानी जाती है। और इस नदी के बारे में बात करें तो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, ये नदी सिक्किम के जीवन रेखा के रूप में भी जानी जाती है, जिसकी लंबाई करीब करीब 315 किलोमीटर है। अगर हम इसकी अगली सहायक नदी की बात करें तो जिसका नाम है आपका लोहित नदी। लोहित निकलती कहाँ है, ज्यालछू की पहाड़ी है, ज्यालछू पर्वत श्रृंखला है, ज्यालछू की पर्वत श्रृंखला से ये निकलती है, और कहां से, तिब्बत वाले पोर्शन से। बस याद रखिएगा लोहित नदी का नाम। लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है सुबंसरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये नदी जो निकलती है माउंट पोरोम से निकलती है, यानी कि तिब्बत में जो पड़ता है, माउंट पोरोम तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ता है। और इस नदी के बारे में बात करें तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी की ये सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखिएगा, जिसकी लंबाई करीब करीब 442 किलोमीटर लंबी नदी है, और अपने पानी को ले जा करके ये ब्रह्मपुत्र में गिराती है। अगर हम ब्रह्मपुत्र के बारे में और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखें तो मोस्ट फ्लडेड रिवर ऑफ इंडिया, भारत में सर्वाधिक बाढ़ लाने वाली जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र ही है। यही नदी ऐसी है जो इंडिया में सबसे ज्यादा बाढ़ लेकर के आती है। और मोस्ट फ्लडेड स्टेट की बात करें, भारत में सर्वाधिक बाढ़ किस राज्य में आता है, तो असम में आता है। और वो कौन सी नदी की वजह से आता है, वो ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से असम में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। इसीलिए सबसे ज्यादा बाढ़ की वजह से असम में ये बहुत ज्यादा बर्बादी होता है, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं कि रिवर नोन एज सॉरो ऑफ असम, असम के शोक के रूप में भी इसे जाना जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सॉरो ऑफ असम, यानी कि असम के शोक के रूप में भी जानी जाती है। अगर इस नदी के बारे में और डिटेल्स देखें तो ब्रिंग्स मैक्सिमम सेडिमेंट्स इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक अवसादों को लेकर के आने वाली नदी है। जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी नदियां हैं पहाड़ी क्षेत्र से नीचे आती हैं, जैसे कि आप गंगा रिवर सिस्टम को भी देख लीजिए, इंडस रिवर सिस्टम को भी देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र को भी देख लीजिए, तो ये नदियां क्या होती हैं, पहाड़ से आती हैं, एकदम ऊंचे पहाड़ों से। तो जब ये नदी में पानी पहाड़ के ऊंचाई से आता है नीचे, ये नदियां क्या करती हैं, फिर मिट्टी, पत्थर, पेड़ों के टुकड़े, टूटे हुए पेड़ सबको लेकर के नीचे आती है। और इस टाइप के गोल गोल स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे नदियों में। जिस भी नदी में ऐसा स्ट्रक्चर है तो समझ जाएगा कि वो नदी पहाड़ से होकर के नीचे आती है। और यही नदी ऐसी है कि जो इंडिया में मैक्सिमम सेडिमेंट्स को लेके आती है, सबसे ज्यादा
सर्वाधिक अवसादों को ले आने वाली नदी यही है। अगर आपसे पूछा जाए इंडस गंगा रिवर सिस्टम का भी नाम हो तो आप इसी पे टिक करिएगा। अगर हम बात करें कि इंडिया की सबसे चौड़ी नदी, मोस्ट वाइडेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे चौड़ी नदी हम ब्रह्मपुत्र को मानते हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 12 से 14 किलोमीटर तक नापी गई है। याद रखिएगा, इसकी जो ये चौड़ाई है कहीं कहीं 12 to 14 किलोमीटर चौड़ी है ये नदी। इसीलिए है इंडिया की ये सबसे मोस्ट वाइडेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, भारत की सबसे चौड़ी नदी। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिज की बात करें तो इसी नदी पे एक बना हुआ है कोरोनेशन ब्रिज। कोरोनेशन ब्रिज जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सेवक ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, सेवक ब्रिज। जो कि ये कहाँ है, ये है आपके वेस्ट बंगाल वाले पोर्शन में, पश्चिम बंगाल वाले एरिया में है। और ये बना हुआ है तीस्ता नदी पे, तीस्ता नदी पे बना हुआ है वेस्ट बंगाल में। अगर हम इस ब्रिज के हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता होगा कि किंग जॉर्ज 6 वो राजकुमार थे, कहाँ के, वो ब्रिटेन के राजकुमार थे। और क्वीन एलिजाबेथ से उनकी शादी हुई थी 1936 में, और 1937 में उनका क्या हुआ था, कोरोनेशन हुआ था, यानी कि उनका राज्याभिषेक हुआ था, उनको कुर्सी पे बैठाया गया था, यानी कि वो राजकुमार से अब राजा बने थे। और ये जो थी क्वीन थी, ये वहां पे रानी बन गई थी, क्वीन एलिजाबेथ। उन्हीं के राज्याभिषेक की वजह से, यानी कि उन्हीं के कोरोनेशन की वजह से ये ब्रिज को 1937 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 41 में बन के तैयार हो गया था। करीब करीब 6 लाख रुपए का खर्च आया था। और अगर हम इस ब्रिज की बात करें कि इसके इंपॉर्टेंस की, कि इसकी जरूरत क्या थी, तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिज जो है सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिज है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जोड़ने वाला। अगर हम उत्तर पूर्व भारत में जाना चाहते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिज है, जो कि दार्जिलिंग और सिक्किम को भी यही ब्रिज जोड़ता है। अगर आप वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से सिक्किम की तरफ जाना चाहते हैं या नॉर्थ ईस्ट में किसी भी स्टेट की तरफ जाना चाहते हैं तो ये ब्रिज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा एक और ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा, जिस ब्रिज का नाम है भोगीबिल ब्रिज। भोगीबिल ब्रिज के नाम से जाना जाता है इसे, जो कि असम में है। और इसके बारे में बात करें तो नीचे जो बना हुआ है इस ब्रिज में, दो पार्ट में बना हुआ है। नीचे का जो पोर्शन है वो रेलवे ब्रिज है और ऊपर का जो पोर्शन है वो रोड ब्रिज है। ये कंबाइंड रोड एंड रेल ब्रिज है। याद रखिएगा, यह ब्रह्मपुत्र नदी पे संयुक्त सड़क और रेल पुल दोनों है। और अगर इस ब्रिज के बारे में बात करें तो ये भारत का सबसे लंबा पुल है। कौन सा सबसे लंबा पुल है? रेल सह सड़क पुल। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, ऐसा मार्ग जिस पे रेल के लिए भी रास्ता हो और रोड के लिए भी रास्ता हो, यानी कि गाड़ियां भी जा सके और रेल भी जा सके, ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। और कौन सा ब्रिज है? रेल कम रोड का ब्रिज है, जिसकी लंबाई करीब करीब 5 किलोमीटर है, यानी कि 4940 मीटर है। और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज बनता है, जिसका नाम है ढोला सदिया ब्रिज, और इसको भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जाना जाता है। ढोला सदिया ब्रिज या भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये लोहित नदी पे बना हुआ है, यानी कि जो नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये उस पे बना हुआ है। और इस ब्रिज के बारे में बात करें तो ये इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है, भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, जो कि रोड ब्रिज है, इस पे से गाड़ियां चलती हैं। भारत का सबसे लंबा नदी पे बना हुआ पुल है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जिसका उद्घाटन 2017 में किया गया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगर हम इस नदी के बारे में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इसी पे एक बना हुआ है मजुली आइलैंड, यानी कि मजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगर इस आइलैंड की बात करें तो देखिए, मैंने यहाँ पे नदी पे बना रखा है कि ये एक आइलैंड टाइप का जो पोर्शन है, ये करीब करीब आपका असम वाले एरिया में पड़ता है। ये इस आइलैंड की बात करें तो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन इंडिया है एंड वर्ल्ड भी। तो याद रखिएगा, ये भारत के साथ साथ पूरे विश्व में नदी पे बनने वाला सबसे बड़ा द्वीप है। आज तक आपने आइलैंड सुना होगा जो कि समुद्रों में बनता है, उस महासागरों में बनता है, यानी कि या तो सी में बनता है या तो ओशन में बनता है। जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड का आपने नाम सुना होगा, लक्षद्वीप का नाम सुना होगा। लेकिन ये नदी पे बनने वाला, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच ये आइलैंड बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये आइलैंड जो है ये असम में है। और 2016 में इस आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया, यानी कि इस आइलैंड को जिला बना दिया गया है। और ये भारत का पहला द्वीप है जिसे जिला बनाया गया है।
भारत में ऐसा कोई भी द्वीप नहीं है जिसे आज तक जिला बनाया गया है। लक्षद्वीप को भी ले लीजिए, अंडमान को भी ले लीजिए, वो सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पे जिले नाम की कोई चीज नहीं है। ये पहला आइलैंड है जिसे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, यानी कि जिला घोषित किया गया है। अगर हम इस पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या सेंचुरी की बात करें, यानी कि कुछ राष्ट्रीय उद्यान इसके आसपास हैं या अभ्यारण्य भी इसके आसपास हैं। अगर हम सबसे पहले अभ्यारण्य की बात करें तो उसका नाम है मानस नेशनल पार्क। उसको मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पे पड़ता है? ये आपके असम वाले एरिया में पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि भूटान में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है रॉयल मानस नेशनल पार्क। ठीक है, रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि फैला हुआ है कहां तक? जो कि हमारे भारत तक फैला हुआ है। अगर ये भूटान है तो ये इंडिया वाला पोर्शन यानी असम वाला पोर्शन, ये असम तक फैला हुआ है। इसीलिए उसी के नाम पर हमने भी उसका नाम रख दिया है कि मानस नेशनल पार्क, या तो इसको मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। और मैं अगर आपको इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन बताऊं तो ये है आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इसको जाना जाता है। आपको पता होगा कि इंडिया की बहुत सारी साइट्स हैं जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, जिसको कि विश्व की यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के सूची में रखा गया है। ऐसे और भी साइट्स हैं जिसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे एक काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क वो भी आपका असम में है, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका असम वाले पोर्शन में है। उसके अलावा एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है कांगचेंजोंगा। देखिए, ये कंचनजंगा जो पहाड़ी है उसी के नाम पे है खांगचेंजोंगा। ठीक है, खांगचेंजोंगा नेशनल पार्क, खांगचेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है आपका सिक्किम में। सिक्किम में पड़ता है, तीस्ता नदी के पास में पड़ता है। इसे भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में इसे भी रखा गया है, जिसका नाम है खांगचेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये इंडिया का पहला मिक्स्ड हेरिटेज वाला साइट है, यानी कि भारत का पहला मिश्रित विरासत है। अब ये मिक्स्ड हेरिटेज नाम की चीज क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि मिक्स्ड हेरिटेज मतलब होता है कि जहां पे लगभग हर चीज पाया जाता है। फूल भी पाए जाते हैं, फ्लावर्स भी पाए जाते हैं, यानी कि फूल भी पाए जाते हैं, पेड़ भी पाए जाते हैं अलग अलग प्रजाति के, चिड़िया भी, पक्षी भी यानी कि बर्ड्स भी पाई जाती हैं अलग अलग प्रजाति की, जानवर भी पाए जाते हैं अलग अलग प्रजाति के, और यहाँ पे लगभग सब कुछ मिलाकर के हम बोलते हैं मिश्रित विरासत। तो ये हमारा भारत का यानी कि खांगचेंजोंगा इंडिया का सबसे पहला साइट है जिसे हम मिक्स्ड हेरिटेज के रूप में जानते हैं। अगर पेपर में सवाल आए तो आप हैंडल कर लीजिएगा। अगर हम इसके डैम्स के बारे में बात करें कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे कौन कौन से डैम बने हुए हैं, तो इस पे एक सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम यानी कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम यानी कि पन बिजली परियोजना है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन के तैयार नहीं है, अभी उस पे काम चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और बहुत जल्दी ये चालू हो जाएगा, लगभग बन के तैयार है। तो पेपर में अगर आपके सवाल आया कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कहां पे है, तो अरुणाचल प्रदेश पे है। इसे सुबनसिरी नदी पे बनाया जा रहा है, और सुबनसिरी नदी आपके ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद एक और डैम बनता है जिसका नाम है रंगा नदी डैम, और ये भी कहां बनता है, ये भी पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। रंगा नदी नाम की एक नदी है जो कि सहायक नदी है, उसी पे ये डैम बनता है। उसके बाद अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम की बात करें तो याद रखिएगा, सिक्किम में जो तीस्ता नदी पे एक डैम बनता है जिसका नाम है रंगीत डैम, रंगीत बांध सिक्किम में पड़ता है। रंजीत नदी पे ये डैम पड़ता है, रंजीत नदी का नाम है, और इसे कभी कभी रंजीत डैम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। एक रंजीत सागर डैम भी है जिसको हम थीन डैम से जानते हैं, तो उसके साथ इसको मत मिलाइएगा। रंजीत नदी पे बना हुआ एक डैम है जिसका नाम है रंगीत डैम, और इसकी जो लोकेशन है वो है आपके सिक्किम में। और तीस्ता नदी पे बना हुआ है, जो कि तीस्ता नदी आपके ब्रह्मपुत्र की एक बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद एक और डैम की बात करें तो वो डैम है आपका दिबांग डैम। दिबांग डैम भी आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और ये दिबांग डैम भी आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि निर्माणाधीन है। अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये बन के तैयार हो गया तो याद रखिएगा ये इंडिया का सबसे बड़े डैम में से एक हो जाएगा, और दुनिया के सबसे ऊंचे यानी कि सबसे ऊंचाई वाला डैम
जो कि टॉलेस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम बन जाएगा। कंक्रीट का बना हुआ ग्रेविटी डैम यानी कि कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण वाला बांध बन जाएगा। डैम भी होते हैं, बहुत टाइप के डैम होते हैं। मैं आपको एक वीडियो बना करके डैम बताऊंगा कि डैम को बनाने के लिए कौन कौन से टाइप का हम डैम बना सकते हैं। तो अगर ये डैम बनके तैयार हुआ तो ये दुनिया का टॉलेस्ट कंक्रीट ग्रेविटी वाला डैम बन जाएगा और इंडिया से बड़ा भी हो जाएगा और ऊंचा भी डैम इसे हम कह सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम अभी आपके लिए और भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आएंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। एक बार हमारा ये टॉपिक कवर हो जाए, एक बार हमारा रिवर सिस्टम खत्म हो जाए, हम इस पे एमसीक्यूज भी लेके आएंगे। एमसीक्यूज भी करेंगे कि कितने टाइप के सवाल ये रिवर सिस्टम पे बन सकते हैं और कहां कहां से बन सकते हैं, और अच्छे लेवल तक उसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई रिवर सिस्टम से डाउट भी हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप मेरे को भेज सकते हैं। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट क्वेरी हो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, वीडियो बेकार लगे तो डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि कुछ सुधार की जरूरत है तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका धन्यवाद।